ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ऐसे पढ़ते, लाइक अगर हम लोग कोल और पेट्रोलियम की स्टडीज करेंगे तो उसमें ऑर्गेनिज्म का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, एंड उनकी एज क्या है और किन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये सारी चीजें बन रही हैं, उनको स्टडीज करना हमारा काम होता है। अब एक अर्थ का एक व्यू लेते हैं। सुप्रिया, कैन यू प्लीज ओपन द थर्ड स्लाइड? हाँ, अर्थ का व्यू। एज यू सी, अर्थ के बेसिक 3 पार्ट होते हैं, फ्रॉम द सेंटर एंड फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस। तो अर्थ के 3 पार्ट में सबसे पहला कोर होता है, सेकंड मेंटल, फिर थर्ड क्रस्ट होता है। आई से अबाउट से फ्रॉम द सेंटर टू क्रस्ट, एंड कोर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर एंड इनर कोर, एंड मेंटल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड लोअर मेंटल। जैसा कि कोर क्रस्ट हमारा जो सरफेस होता है वो समथिंग अबाउट 25 किलोमीटर्स का होता है, 20 किलोमीटर्स का। मेंटल इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कोर की। कोर में मैक्सिमम मॉल्टेन मटेरियल होता है, लेकिन अगर अपन कोर के लास्ट इनर कोर की बात करें तो इनर कोर में सॉलिड मटेरियल होता है एंड आउटर कोर इज लिक्विड। और इसी तरह अगर अपन मेंटल की बात करें तो अपर मेंटल इज सॉलिड एंड लोअर मेंटल इज लिक्विड। तो इसमें कई सारे मटेरियल्स और कई सारे मेटल्स बहुत ज्यादा मॉल्टेन उसमें स्टेज में रहते हैं, और बहुत ज्यादा इसमें वो सब रहता है, कई सारे एशेस होते हैं और वोलेटाइल मटेरियल्स होता है, जो कि हमें जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो देखने में आता है। नाउ चेंज द स्लाइड। सुप्रिया, अगर जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में अपन बात करते हैं कि कितने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो पहला तो सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा माइनिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस को हम सर्व करते हैं, लाइक फ्लड्स के बारे में बताते हैं, एंड रोड्स, फाउंडेशन, टनल, स्लोप्स, डैम, इन सब के बारे में जब हमको स्टडी करना होता है, बिफोर दैट हमें जियोलॉजी स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में कोई भी किसी भी तरह की माइनिंग करनी हो, उसके पहले उस रॉक और उस किसी भी मिनरल के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम रिपोर्ट बताते हैं कि क्या उस एरिया में कितना रॉक है, कितना मटेरियल है जो हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है या नहीं है। अगर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं रहेगा तो हम वो नहीं यूज कर पाएंगे। फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करें, एज वी से अर्लियर कि उसमें हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि ऑयल रिजर्व एंड गैस रिजर्व, इन सब के बारे में हमें पता चलता है कि कितने एरिया में है, कितना ज्यादा है, कितनी डेप्थ में है, कितना हमें किस प्रोसेस से उसको निकालना पड़ेगा। तो इन सब की स्टडी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होती है। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो ग्राउंड वाटर, वेस्ट, कंटेमिनेंट्स एंड पॉल्यूशन, रेमेडिएंट्स, इन सब के बारे में पढ़ना भी जियोलॉजी का एक पार्ट होता है। चेंज द स्लाइड सुप्रिया। नाउ जैसा कि मैंने बताया, उसी से रिलेटेड डिटेल्स इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में कितना किस टाइप का यूज हो रहा है, ब्रिज बनाने, हाईवे बनाने, टैंक बनाने, या किसी भी चीज के बारे में अपन स्टडी कर। जैसे मैं अगर हाईवे या रोड्स की बात करूं तो उसमें अगर हम ग्राउंड वाटर स्टडी एंड वहाँ का रॉक स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा हाईवे ज्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेगा। कई जगह आप लोगों को स्पेशली देखने में मिलता हो
होगा कि रोड में क्रैक्स आ गया है बरसात के टाइम में या कुछ भी, उस चीज का हम सॉल्यूशन बताते हैं कि हमारे स्टडी जो करते हैं उसके हिसाब से कि कितना पानी वहां से निकलेगा, कैसे उसकी चैनलाइजेशन करना चाहिए आपको, या अंडरग्राउंड वाटर क्या कंडीशन है, क्या वहां पे बहुत ज्यादा सलाइन वाटर तो नहीं हो जाएगा या फिर जो हमारे मटेरियल को नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए ये स्टडी करना जरूरी होता है। माइनिंग इंजीनियरिंग में जैसा बताया, सरफेस और सब सरफेस में मिनरल डिपॉजिट कितना है, कैसा है, यही सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं। देन वी प्लान एज अ माइन। फिर इन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में सप्लाई कितना है वाटर की, प्लस उसको स्टोरेज और रिजर्वायर फिलिंग कितना होगा। अगर हम एक डैम के रिजर्वायर की बात करें, इफ वी put a reservoir in the area of fault or in the area of different type of slopes, तो वाटर हमारा टिकेगा नहीं और वो रिजर्वायर हमेशा खाली रहेगा। तो उसके लिए भी कई सारे रेमेडीज करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं कि वाटर उसमें प्रॉपरली बना रहे। अगर कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमें ऐसे एरिया में बनाना भी पड़ता है डैम, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जो कि जियोलॉजिकल स्टडी में हम बताते हैं। एंड इसके बाद बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, it enables a civil engineer to understand engineering implication of certain condition retain to area related to area of construction which are, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। प्लीज सुप्रिया चेंज द स्लाइड। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने बताया, हम लोग मैं फील्ड जियोलॉजिस्ट हूँ, तो इसकी स्टडी अप्लाइड साइंस ज्यादा है थ्योरेटिकल होने के अलावा, बिकॉज हम लोग मैक्सिमम काम हमारा फील्ड पे होता है। अगर हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, थ्योरी के बिना तो फील्ड पे जाया ही नहीं जा सकता, बट थ्योरेटिकली अगर हम उस चीज की स्टडी करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें फील्ड पे कंडीशन कुछ अलग मिलती हैं। जैसे कई बार कई रॉक्स चेंज दिखती हैं या उनका आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। चेंज द स्लाइड। अगेन चेंज। Study the solid and liquid matter that consists the earth as well as the process and history that has shaped it. तो he or she, हम लोगों को ऐसा कहा जा सकता है कि we are a scientist. Change this slide. इसके अलावा कई सारे हैजार्डस जो प्रोसेस होती हैं अर्थ पे, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, लाइक वॉल्केनिज्म, लैंडस्लाइड, फ्लड, अर्थक्वेक एंड सो एंड रॉक स्लाइड्स एंड लैंडस्लाइड। तो ये सारे स्टडीज भी हमारे प्रोसेस के अंतर्गत, पढ़ाई के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद जैसे हम लोग जब एमएससी करते हैं, तो इन सारे कई सारे फील्ड्स में डिवाइड भी रहता है, एंड कई इन सारे फील्ड्स को लेते हुए भी स्पेशलाइजेशन होता है। तो जैसे कई सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अर्थक्वेक स्पेशलिस्ट हैं या सिस्मोलॉजिस्ट हैं, एंड फ्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट उनको बोला जाता है, वॉल्केनिज्म के स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड लैंडस्लाइड्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट्स में थोड़ा अलग स्पेशलाइजेशन होता है। हम लोग इनका लाइट स्टडी करते हैं, दे स्टडीड इन थॉरो वे। चेंज द स्लाइड। अगेन चेंज। इफ वी टॉक अबाउट लैंडस्लाइड, तो इसमें इंक्लूड होता है रॉक फॉल, डिफेलियर ऑफ स्लोप एंड सुपरफिशियल डेब्रिस फ्लो। चेंज स्लाइड। जैसा आप देख रहे हैं, रोटेशनल लैंडस्लाइड, ये सारे टाइप्स है लैंडस्लाइड के। तो रोटेशनल लैंडस्लाइड में क्या होता है कि जो लैंडस्लाइड में मटेरियल आता है वो रोटेशंस में आता है, बड़े मटेरियल, छोटे मटेरियल, मिट्टी एंड अदर थिंग्स। जैसा यहाँ पे एक सर्कल बन रहा होगा, जो फर्स्ट एज उसमें है, तो उस सर्कल के कारण वहां पे रोटेट होकर के मटेरियल बार बार बाहर आता है। एंड देन वी टॉक अबाउट ट्रांसलेशनल लैंडस्लाइड। तो ट्रांसलेशनल लैंडस्लाइड में सीधे सिंपली वहां से सारे डेब्रिस आते हैं, या सारे मिट्टी या रॉक्स एंड अदर थिंग्स आते हैं। इफ वी टॉक अबाउट रॉक स्लाइड, तो जो अपर लेयर
जैसे पहाड़ों की जो अपर पार्ट होता है वहां से रॉक के टूट करके नीचे आ जाना, स्लाइड होना, यानी कि धीरे धीरे, ब्लॉक स्लाइड भी उसको बोलते हैं, धीरे धीरे स्लाइड होते हैं। अब रॉक फॉल की जब बात करें, रॉक स्लाइड और रॉक फॉल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि रॉक स्लाइड में जो धीरे धीरे स्लाइड होते हुए आते हैं रॉक्स, एंड रॉक फॉल में ये होता है कि स्लाइड होते हुए नहीं, तो ऊपर से एकदम तेजी से फॉल होता है, गिरता है रॉक। अब टॉपल की बात करें तो जैसा आपने कई जगह पे देखा होगा कि हैंगिंग रॉक या फिर और चीजें रहती हैं, तो हैंगिंग रॉक का जब हैंग वाला पोर्शन नीचे गिरता है तो वो बहुत ज्यादा तेजी से गिरता है, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो इसलिए इसको टॉपल बोला जाता है। डेब्रिस फ्लो में जो डेब्रिस यानी कि वेस्ट मटेरियल होता है पहाड़ों में, जब हैवी रेनफॉल होता है तो उसके साथ वो डेब्रिस पूरा बह करके नीचे आता है। एंड डेब्रिस एवलांच अगर अपन बोलेंगे तो वो धीरे धीरे फ्लो ना होते हुए एवलांच में बहुत तेज स्पीड के साथ और बहुत ज्यादा मात्रा में नीचे आता है। इफ वी टॉक अबाउट अर्थ फ्लो, तो अर्थ के अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वहां से जो भी चीजें स्लाइड होकर के नीचे आ जाती हैं तो उसको अर्थ फ्लो कहते हैं। क्रीप, उन्हीं सारे मटेरियल्स का धीरे धीरे आना, एंड लैटरल स्प्रेड यानी कि प्लेन सरफेस पे धीरे धीरे उन सारे मटेरियल्स का फैलना। चेंज द स्लाइड्स। हम्म जैसे मैं अर्थक्वेक की बात कर रही थी, तो भी मतलब इसको आराम से समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक में हम क्या स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक ईपी सेंटर होता है जो कि सीस्मिक वेव्स को बढ़ाता है। सीस्मिक वेव्स में टू टाइप्स की, स्पेशली थ्री टाइप्स की वेव्स होती है, लेकिन थर्ड वेव को हम पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फर्स्ट वेव होती है पी वेव एंड सेकेंड इज एस वेव। तो पी वेव जो होती है वो आप इनिशिएट करती है अपने इसको अर्थक्वेक को, और ये बहुत तेजी से डिसरप्शन, यानी कि अगर अपन अर्थक्वेक के ईपी सेंटर के पास हैं तो पी वेव्स का अपन और एस वेव्स का तुरंत तुरंत असर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम एस वेव के ईपी सेंटर से काफी दूर हैं तो हमको एस वेव का ही फील होता है, वी कैन फील पी वेव। चेंज द स्लाइड। This is the destruction of earthquake, and as you see, अगर इनकी अच्छे से स्टडी या ना किया जाए तो मटेरियल या जो भी है हम उस चीज को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट। दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इतनी सारी चीजों के अलावा हम लोग अर्थ की टाइमिंग एंड अर्थ के जो भी जितने भी स्टेजेस हुए हैं उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अर्थ के कितने सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले अब हम बात करें कि कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन, ये एरा एक है। इसमें पूरे में हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कम आते हैं, कम है, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे बहुत छोटे हैं। फिर उसके बाद जब अपन मीजोजोइक एरा में आते हैं तो मीजोजोइक एरा में हमें डायनासोर्स की एरा जिसको कहा जाता है, तो मीजोजोइक एरा में ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, इनको तीन अलग पार्ट में बांटा गया है। ट्रायसिक में डायनासोर्स का एवोल्यूशन हुआ था। जुरासिक में बहुत ज्यादा मात्रा में कई टाइप के डायनासोर्स पाए जाने लगे थे, रेप्टाइल्स एरा भी कहते हैं इसको। एंड क्रिटेशियस में धीरे धीरे ये खत्म होना शुरू हो गए थे। देन वी टॉक अबाउट सीनोजोइक। तो सीनोजोइक में पैलियोसिन, नियोसिन एंड क्वार्टनरी, ये बहुत रिसेंट की एरा हम मान सकते हैं कि क्वार्टनरी में ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। तो पैलियोसिन, इयोसिन एंड क्वार्टनरी। अगर हम कैम्ब्रियन की नीचे से बात करें, जस्ट वी फॉर अगर हमें जो भी वो मिल रहे हैं, कोल डिपॉजिट है, पेट्रोलियम डिपॉजिट है, तो वो इसी एरा के होते हैं, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन। तो ये हमारी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होता है। सुप्रिया, चेंज द स्लाइड। जियोलॉजिस्ट और भी सारी स्टडीज करते हैं, लाइक अर्थ मटेरियल्स जो हैं,
जैसे कंडक्ट स्टडीज दैट लोकेट स्ट्रॉय, जो भी हमारे यहाँ कॉमेट्स या फिर उससे प्लैनेट से रिलेटेड और भी चीजें हम पढ़ते हैं. चेंज द स्लाइड सुप्रिया. जेम्स, दिस इज ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ जियोलॉजी एंड इसमें हम लोग जेम्स के बारे में पढ़ते हैं. कई सारे ऐसे रॉक होते हैं जो प्रीशियस होते हैं, उनको हम जेम्स बोलते हैं. तो उनकी स्टडी लाइक ओपल है, क्वार्ट्ज है एंड अदर सारे टूरमेलिन और इमरल्ड, ये सारे स्टडीज भी जियोलॉजिस्ट ही करते हैं. नेक्स्ट, look at these precious stones: topaz, tanzanite, spire, sapphire. sapphire को अपन दिस इज ऑल्सो टोपाज, इसको अपन डार्क फॉर्म में बोलते हैं. रूबी है, पेरिडोटाइट है, ओपल है, एम्बर है, एमेथिस्ट है. तो ये सारे जो भी रॉक के प्रीशियस रॉक्स के फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं. चेंज द स्लाइड. चेंज. थैंक यू. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं. प्लीज ऑल पार्टिसिपेंट्स, जिन्हें भी अपना कोई क्वेश्चन हो तो वो मैम से आस्क कर सकते हैं. रिलेटेड टू जियोलॉजी एंड फील्ड. Ma'am, I have one question. ओके. What are the use of remote sensing in geology? ओके, जैसा रिमोट सेंसिंग का यूज ये रहता है कि अभी जो रिसेंट स्टडीज हो रही है, अब अगर पुराने जमाने की बात करें तो उस समय रिमोट सेंसिंग या ऐसा कोई टेक्निक नहीं था. बट अब ये टेक्निक है. तो इनका यूज जियोलॉजी में ऐसे होता है कि हम लोग मैपिंग करने में मेनली इनका यूज होता है. जैसे अदर जियोलॉजी रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लाइक आर्क जीआईएस हो गया, और भी कई सारे. यूजुअली हम लोग यूज करते हैं आर्क जीआईएस का. तो आर्क जीआईएस के यूज से हमें पता चलता है कि मतलब उस एरिया में एस्टिमेशन करना या और भी कई सारी चीजें करना बहुत इजी हो जाता है. जैसे मैं फील्ड जियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं एस्टिमेशन करना ही मेरा मेन काम रहता है. कि जैसे अभी रिसेंटली मैं काम कर रही हूँ लाइमस्टोन पे. तो लाइमस्टोन में जैसे लाइमस्टोन का हम लोग ड्रिलिंग करवाते हैं. ड्रिलिंग के बाद जो मटेरियल मिला उनको मैप में पूरा दिखाना रहता है कि कितना डेप्थ में कितना मटेरियल है. तो जो रिमोट सेंसिंग के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं एंड रिमोट सेंसिंग के अदर थिंग, जैसे अपन एरियल फोटोग्राफी और ये सब कुछ करते हैं. तो एरियल फोटोग्राफी के थ्रू हमें उस एरिया का एक शुरू का स्टडी अपन कर पाते हैं कि किस एरिया में कैसा वेजिटेशन है या किस एरिया में कैसा दिख रहा है. उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वहां पे कितना क्या हम डीप स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. पॉइंट ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम, हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स या सॉफ्टवेयर कोर्स जिससे वो जियोलॉजी में आगे करियर बना पाए? यूजुअली तो आप लोग वैसे एमएससी कर सकते हो जियोलॉजी से, बिकॉज आप लोग ग्रेजुएशन में जियोलॉजी रहता है. दैट्स व्हाई आप एमएससी कंडक्ट कर सकते हो. फिर उसके बाद अगर आप करियर बनाना चाहते हो जियोलॉजी में तो बहुत अच्छा करियर बनता है. या फिर आप एमटेक भी कर सकते हो जियोलॉजी के और भी किसी एस्पेक्ट से. तो उसके लिए करियर में काफी अच्छा स्कोप है. और अगर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात कर रहे हो तो रिमोट सेंसिंग का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है. एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू. हमारे बच्चों के लिए एमपी के अंदर, जैसे आपने देखा कलकत्ता अगर आप गए हो तो वहां पर कोई 150 कलकत्ता गए तो आपने 150-200 साल पुराना एक म्यूजियम है जिसमें पूरे जियोलॉजी के काफी काफी बड़े लेवल पे उसका डिस्प्ले है. तो हमारे एमपी में ऐसे जियोलॉजी का म्यूजियम या डिस्प्ले लैब है जहाँ पे बच्चे आके एंजॉय कर सकें, देख सकें वो शेल्स वगैरह पुराने डायनासोर के जमाने के या इस टाइप के. अभी इतने बड़े लेवल का तो हमारे एमपी में कोई म्यूजियम नहीं है. आप अगर जैसे हैदराबाद वगैरह में देखने में मिलता है. वैसे इधर अभी एमपी में नहीं है. बट आप रॉक वगैरह की अगर स्टडी कराना चाहते हैं तो कॉलेजेस हैं जितने भी,
या आप सागर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी। उन लोग बहुत फेमस है जियोलॉजी एज जियोलॉजिस्ट, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने में मिल सकती हैं या स्टडी कर सकते हैं। पर्सन फ्रॉम द जियोलॉजी या जियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट को कोई ऐसा रिकमेंडेशन भेजे ना मैम कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा कोई सेंटर डिस्प्ले हो जिसमें बच्चे सभी प्रकार के रॉक्स, स्टोन्स, केमिकल्स, शेल्स को देख सके, उनसे बेनिफिट ले सके। हर स्टेट में होता है। अब मुझे आई डोंट नो व्हाई इट इज बिहाइंड दैट, बिकॉज मैंने देखा बंगाल में है, आपके साउथ में है, और कम से कम 200 साल 500 साल पुराने शेल्स उनके पास रखे हुए हैं। तो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट को ये सुझाव दें कि एमपी के बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सुझाव तो हम लोग काफी टाइम से हमारे डिपार्टमेंट इसके लिए अप्रोच करता ही है, बट उसके अलावा भी जैसा मैंने बोला, सागर में जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एंड वहां से बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं जो फॉरेन में वर्क कर रहे हैं या फिर जीएसआई में वर्क कर रहे हैं। जीएसआई इज द सेंट्रल जियोलॉजिकल सेंटर, लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो वहां से वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर द बेस्ट इन एमपी कि वो हमें स्टडी करवाते हैं एज जियोलॉजिस्ट। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को वहां पे विजिट कराना चाहते हैं तो वहां से परमिशन आप मांग सकते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी से। मैडम एक और छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट थी, बीइंग एन पर्सन फ्रॉम द बैकग्राउंड के, बेसिकली क्या होता है कि हमारे बच्चे जियोलॉजी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और जब फील्ड में जाते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जियोलॉजी का कौन सा पार्ट हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा एनहांसमेंट की जरूरत है या इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जिस पर बच्चे फोकस करें? ऐसे कौन से टॉपिक एग्जैक्टली हाँ, जैसे टॉपिक सजेस्ट मैं करने की बात करूँ तो उन लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ते हैं बच्चे जियोलॉजी को। जैसे एक ही सेमेस्टर में, आई नो अबाउट दैट, कि एक ही सेमेस्टर में सिविल इंजीनियर्स के लिए रहता है, एंड वो भी जस्ट शिवानी से स्टडी करके या अदर थिंग से स्टडी करके वो लोग पढ़ के पास हो जाते हैं, एंड दे ऑलवेज फॉरगेट अबाउट द जियोलॉजी की ऐसा ही फालतू सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है। बट ऐसा नहीं है, इसका बाद में बहुत ज्यादा यूज होता है, बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उनके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जियोलॉजी एस्पेक्ट होता है, उसका एक चैप्टर हर सब्जेक्ट में जरूर रखें। लाइक अगर हम बात करें कि एनवायरमेंटल पढ़ते हैं तो एनवायरमेंटल में भी एक सब्जेक्ट जो जियोलॉजी रिलेटेड हो, जैसे ग्राउंड वाटर वाला रहता है, या फिर अगर अपन उधर पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी का तो पूरा ही पार्ट लगभग जियोलॉजी का रहता है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। फिर और भी कई सारी चीजें जैसे मटेरियल, सिविल इंजीनियरिंग के जो स्ट्रक्चर्स बनाने वाला है, तो उसमें एक यूनिट होनी चाहिए जो जियोलॉजी रिलेटेड रहे, तो उससे बच्चों को शुरू में हम स्टडी करा दे, या फर्स्ट यूनिट ही रहे, ताकि हम बेस बता दें कि इसको पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दिया है और हम कोशिश करेंगे सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करने की, कि जितने एटलीस्ट जैसे हाइड्रोलॉजी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गई, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गई, एटलीस्ट उसमें एक जियोलॉजी का यूनिट डाल दें और उससे कंसर्न एसोसिएटेड टॉपिक उसमें डलवा दें। हाँ, आप उससे क्या रहता है कि जो अपनी फैकल्टी है जियोलॉजी की, उससे आप सजेशन ले सकते हैं, या उससे आप पूछ सकते हैं कि इसमें इस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका जियोलॉजी का आएगा। जैसा आप लोग जब मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह में, तो उसमें शुरू में आप पढ़वा सकते हैं कि इस रॉक से ये सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मिलते हैं और इस रॉक से ये सारा काम होता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है, तो वो सब शुरू में अगर आप बताएंगे एक चैप्टर, तो आई थिंक इट वाज वैल्यूएबल फॉर देम। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो प्लीज आप बताएं। रुपेश सर, आपका माइक ऑन कर लीजिए। रुपेश सर, माइक। हाँ जी। यस सर। और कोई सवाल पूछना है मैम? थोड़ा सा जियोलॉजिकल कंसेप्ट को हाइड्रोलॉजी के साथ में जो है एम्फसाइज करके थोड़ा सा उस पर बता सकते हैं? हाइड्रोलॉजी के साथ अगर हम करते हैं तो पहला तो कई सारी थ्योरीज रिलेटेड होती हैं उनसे, कि अंडरग्राउंड वाटर किस टाइप का, पहले तो अपन अंडरग्राउंड रॉक्स पढ़ते हैं,
कि अंडरग्राउंड रॉक किस टाइप की है, तो क्योंकि रॉक बहुत इफेक्ट डालती है वाटर पे, जिस टाइप की रॉक होगी लगभग उसी टाइप का। जैसे मैं रीवा में रहती हूँ, तो इस रीवा रीजन की अगर मैं बात करूँ टोटल बेस्ड ऑन विंध्यन, तो यहाँ के पानी में बहुत ज्यादा कैल्शियम मिलता है, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से बहुत कंटेमिनेटेड रहता है वाटर। और जहाँ पे इस टाइप की रॉक रहेंगी वहां पे वाटर में बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन आता है, बहुत हार्ड वाटर रहता है मैक्सिमम। अगर हमारे आसपास सैंडस्टोन रहेगी तो वहां पे हार्ड वाटर कम मिलता है, पानी की डेप्थ बहुत अच्छी रहती है, एंड उसको निकालना भी इजी रहता है। एनी अदर थिंग्स? थैंक यू मैम। यस, एनीबडी एल्स प्लीज? और कोई है? अच्छा मैडम, आप थोड़ा सा इस पे गाइड करेंगे, इस यदि जियोलॉजी को हम अवॉइड करते हैं तो कितने किस्म के किस किस टाइप के डिजास्टर्स हो सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर हम जियोलॉजी को अवॉइड करते हुए बिना रॉक स्टडी, बिना लैंड स्टडी, बिना अंडरग्राउंड वाटर स्टडी हम अगर कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, तो आप बहुत सारी केस स्टडीज होंगी भी, अगर आप गूगल कर करके देखेंगे तो बहुत सारी केस स्टडीज ऐसी हैं देखने में मिलती हैं जिन्होंने जियोलॉजी को अवॉइड करते हुए डैम कंस्ट्रक्शन किया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया, और बहुत हैजार्डस हुआ वो। मतलब अगर हम एक यूएस का केस था, मुझे जगह का बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा है, तो जब मैं स्टडी कर रही थी तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने शुरू का ही बात था कि उन्होंने स्टडी को अवॉइड किया एंड फॉल्ट जोन में उन्होंने डैम बनाया था। तो जब फॉल्ट जोन में जैसे यूजुअली ऐसे रॉक्स हैं, जब उनमें फॉल्ट आता है तो वो या तो ऐसे स्लाइड करेंगी या ऐसे स्लाइड करेंगी। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर इसके पूरे फॉल्ट जोन के ऊपर रहेगा तो वो स्लाइड ऐसे अगर होगा तो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, पूरे पैसे भी बर्बाद होंगे गवर्नमेंट के, इकोनॉमिकली भी खराबी रहेगी उसमें, प्लस हमारा स्ट्रक्चर खराब होगा और उससे कई लोगों की जान को भी हानि रहती है, जिससे बाढ़ आ सकती है। जैसे डैम अगर डिस्टर्ब हुआ तो आप खुद सोचिए ना, फ्लड की कंडीशन बन जाएगी। उत्तराखंड में मैम हमने देखा ही था 2013-14 की जो पोजीशन बनी जिसमें स्कवरिंग हुई, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स पानी में बह गए, वो लैंडस्लाइडिंग हुई बहुत ज्यादा। लैंडस्लाइडिंग का तो ऐसा है, जैसे कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग कंटिन्यूअसली बनी रहती है, वहां पे ऐसे होम या ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में लगभग हफ्ते में अगर आप रहेंगे नागालैंड या फिर ऐसी जगहों पे, मेघालय वगैरह में, हफ्ते में 3-4 अर्थक्वेक आना वहां के लिए बहुत नॉर्मल बात है। वहां पे हमेशा अर्थक्वेक आता रहता है। जैसे मेरे साथ ही एक मेरी कुलीग थी, उनका जीएसआई में जो वो है अभी, तो जीएसआई का एक रूल रहता है कि आपको 3 साल अपनी सर्विस नॉर्थ ईस्ट में देनी जरूरी है। तो उस 3 साल की सर्विस के टाइम उन्होंने हमसे शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस कि हर 2 दिन में अर्थक्वेक वो एक्सपीरियंस करते थे, हर 2 दिन में। एंड उससे रिलेटेड इनको ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसे घर बना के दिए जाते हैं कि वो उनका असर उनपे नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर बनाना सिविल इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं इसमें। Thank you ma'am for your valuable session today. And now over to HOD sir. We can conclude sir today's session. अतुल सर आप हैं ऑनलाइन? अतुल सर, अतुल सर आप हैं अभी ऑनलाइन? Yes sir, I am here. सर आप वंदिता मैम को वोट ऑफ Yes sir, I am here. आप प्लीज आप वंदिता मैम को वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। Thank you sir. Thank you so much Vandana ma'am for a wonderful session, and thank you all the students and participants. And ma'am, I hope your expertise we will also use in future. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। Thank you ma'am, so nice of you, thank you very much. So give a big hand to Vandita ma'am, all the participants please. Thank you ma'am, so nice of you. और stay in touch, और ऐसे वेबिनार हम करते रहेंगे और आपको इनवाइट करते रहेंगे मैम, आपकी एक्सपर्टाइज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, God bless you, thank you।